वैसे तो देखो क्या है कि अभी जो मैंने क्लास में जितनी भी चीजें करवाई हैं और रीसेंट टॉपिक करवाए हैं उनमें मैंने लगभग ये सारी चीजें बताई थी। इसको बंद कर दो। उसमें मैंने लगभग ये सारी चीजें बताई हुई हैं पहले से ही। इनमें से काफी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, एक दो बार और डिस्कस भी किया है, बट एक बार फिर से केवल पूरा मैथ्स का पेपर यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि थोड़ा जल्दी ही खत्म हो। ओके, देखना वो बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री ए बी और सी। मतलब हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ये यहां से एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म करना है जो कि 2 by 2 का होना चाहिए। 2 by 2 मतलब यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं जिनको हमें फिल करना है ना। इन 4 बॉक्सेस को फिल करना है और यहां पे फिल क्या क्या हो सकता है, ए बी सी फिल हो सकता है, यही 3 चीजें तो फिल हो सकती हैं। तो बॉक्स 1 के पास कितने चॉइस है, 3। बॉक्स 2 के पास 3, बॉक्स 3 के पास 3 और बॉक्स 4 के पास 3। तब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 81। जल्दी ये सब बंद कर लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, 81। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 81। सॉरी, इसके बाद मिनिमाइज करना है। क्या हो गया, तो हट गया सब। अब ये है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, डेल्टा एंड डेल्टा 1 एक्चुअली ये दिया हुआ है, डेल्टा एंड डेल्टा 1 यानी कि 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट में क्या कंडीशन है, वो ये देख रहा है कि डेल्टा 1 जो है वो 2 डेल्टा है, मतलब क्या रिलेशन है बेसिकली वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। आप देखो यहां से क्या करोगे, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हो बाहर, भी करो। यहां से आप क्या करोगे, 2 बाहर कॉमन निकाल लोगे और यहां से भी आप 2 कॉमन निकाल लोगे और यहां से भी 2 कॉमन निकालोगे। तो 2 इधर से आया, 2 इधर से आया, 2 इधर से आया, तो डेल्टा 1 इज व्हाट, 8 टाइम्स डेल्टा। बहुत लोगों को क्या लगता है कि हम पूरे में से 2 कॉमन निकालेंगे। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट की नहीं होती। मैंने जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बताया था तो मैंने बताया था कि इस चीज को दिमाग में रखना अच्छी तरीके से कि जब मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स में से निकाला जाता है और जब डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालते हैं तो एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू 8 डेल्टा। अगर प्रॉपर्टी पता है क्वेश्चन एक लाइन में खत्म है। हाँ, इसीलिए हमने 2 कॉमन निकाला सब में से, और आप 2 कॉमन निकालोगे तो डेल्टा आपको दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी पता है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। कंफ्यूज करने के लिए उसने डेल्टा 1 इक्वल टू 2 डेल्टा भी दिया। एक रो में से हर रो में से एक एलिमेंट निकालना हर रो में से कुछ जो भी कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। जैसे इनमें तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो यहां से 2 निकाल लिया। इन तीनों में भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इन तीनों में भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तीनों रोज में से एक एक निकाल सकते हो। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 डेल्टा 2। मैट्रिक्स होता तो सिर्फ 1 2 बाहर आता। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा होता ए एंड ए1 तो हम बोलते ए इक्वल टू 2a1, लेकिन डिटर्मिनेंट है इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 8 डेल्टा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दी हुई है, 3 by 3 की मैट्रिक्स दी है और इसमें वो क्या बोल रहा है कि इसका हाँ देखो, ये मैंने जब क्वेश्चन तुम्हें क्लास में कराया था तब भी बताया था कि मैट्रिक्स में थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ। उसने एक मैट्रिक्स दे दी और वो बोल दिया कि इज द एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। क्योंकि इसी ने क्या लिखा है, इसी ने इसको ए लिखा है और इसी को बोल रहा है। एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए कि एक्स, यहाँ पे अच्छा लास्ट में एक्स पूछ रहा है, तो उसको ऐसा बोलना चाहिए कि ये तो ए हो गया, ये पूरा ए है, एंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा और भी है। हाँ, यहां पे इसको क्या करना चाहिए, यहां से इसको ए हटा देना, उसको बोलना चाहिए ओनली दिस इज द एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स ए। मतलब ये जो नया मैट्रिक्स दिख रहा है ये क्या है, ये एडजॉइंट है। किसका एडजॉइंट है, किसी एक मैट्रिक्स ए का। और उस ए के बारे में क्या दिया हुआ है, उस ए के बारे में ये दिया हुआ है। अब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट,
डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 2, n-1 होता है तो 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो बेसिकली कितना आना चाहिए, यहां से देखोगे तो वो आना चाहिए 60। यानी कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, इसको ऐसे लिख दूं 1 1 2 x 3 4 एंड 3 3 4, तो ये क्या आना चाहिए 16। जल्दी जल्दी आते जाओ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास x का वैल्यू भी तुरंत के तुरंत आ जाएगा। ये मैंने उसमें मैट्रिसेस में जब पढ़ाया था एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में मैंने ये चीज बताई थी। तो अब क्या होगा, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ रहा होगा, किसी भी रो के लिए कर लो, रो 1 के लिए करते हैं तो 1 इंटू 12 माइनस 12 दैट इज 0 माइनस x इंटू 4 माइनस 3 टू जा 6 एंड प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 टू जा 6, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 के इक्वल। ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 2x और यहां से क्या आएगा माइनस 6 इक्वल टू 16, तो 2x इक्वल टू 22, तो x का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन दी थी ये रॉन्ग थी, बस इतनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन करने में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर वाले 2 क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा कि उसमें 10 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है तक? ठीक है, इसके बाद ये देखो, इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो तो नल मैट्रिक्स होता है, कुछ सोचने का मतलब ही नहीं है। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो वो कैसा होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो बस इसका आंसर डायरेक्टली आ गया, जीरो मैट्रिक्स, इसमें कुछ भी नहीं सोचना अपने को। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये नहीं बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, प्रोडक्ट नहीं निकलवा रहा है, कह रहा है इसका ऑर्डर क्या आने वाला है। अब आप देखो ये कैसा है 1/3 का और ये है 3/3 का, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा 1/3 का। और फिर ये कैसा है 3/1 का, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1/3 एंड 3/1 का, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, बताओ। मतलब यहां पे हमें प्रोडक्ट भी नहीं करना पड़ा, ये भी कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन। इससे पिछला केवल वो ये पूछ रहा था कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो वो नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नल मैट्रिक्स में ही ऐसा होता है। भाई स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट 0, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो अपर ट्रायंगुलर और जो लोअर ट्रायंगुलर है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो वो केवल एक ही केस में हो सकता है, नल मैट्रिक्स में, और किसी केस में नहीं हो सकता। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन खत्म हुए। अब इसके बाद यहां पे आ जाते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय ए इक्वल टू बी माइनस 3। अब इसके बाद ये जो इसने लिखा है ना कि चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, तो रिलेशन उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, a इक्वल टू बी माइनस। लेकिन एक चीज याद रखो कि b कैसा है, ग्रेटर देन 7 है, लेस देन 7 नहीं है। और एलिमेंट हमें कौन सा देखना है, a कॉमा b वाला। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, a कॉमा b वाला। देखो ये तो हम वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे b7 दिया हुआ है, ये हम वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि b4 दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि या तो b करेक्ट होगा या फिर d। अब जरा देखते हैं कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8। अगर मैं यहाँ पे b का वैल्यू 8 रख दूंगा तो a का वैल्यू क्या आना चाहिए 5, तो आंसर क्या होगा 5,8। क्लियर है? बेटा a क्यों लोगे, जब कंडीशन b पे दी हुई है तो तुम a क्यों लोगे। हाँ ग्रेड 7 तो ले भी नहीं सकते ना, और कंडीशन यहाँ पे b पे ही दी हुई है, जिसपे कंडीशन दी है उसको यूज करो, तो वैसे ही काफी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे b ग्रेटर देन 7 दिया है, वो तुमसे बस यही तो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा होगा, कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा। तो तुम्हें यही तो देखना है a कॉमा b कहां से बन रहा है। अब b ऑब्वियस सी बात है ना 7 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अगर आप b को 8 लोगे तो a कहां से आएगा, a इस रिलेशन से आएगा।
तो जब b का वैल्यू यहाँ पे 8 डालोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। खत्म कहानी। ओके, देखो ये दिया हुआ एक और a, a³ रिलेशन है a, a³ वेयर a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7, बी अ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ r। तो भाई ये देख लो कि a क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। 1 नहीं ले सकता, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 यस, बेटा देख लो ना कौन से नंबर पे चल रहे हैं, उतने हो गए, 157 पे 7 क्वेश्चन हो गए। और अगर आप थोड़ा सा लेट हो तो क्लास अभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अपने को 2 पेपर और भी करने, लेट हो तो वो क्वेश्चन बाद में देख लेना। a कैन बी व्हाट 2, 3 एंड 5, लेस देन 7 है, 7 मत उठा लेना, बहुत लोग 7 भी उठा लेते हैं। अब अगर a ये आ गया है प्लीज, और टाइमली आ जाया करो यार, जल्दी जल्दी घुसो अंदर जल्दी। तो अब अगर आपसे वो रेंज पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, a³ का वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है, जो इसकी वैल्यू आ रही होगी वही तो रेंज होती है। तो रेंज अगर हम देखेंगे तो रेंज क्या आएगी, a³ की वैल्यू। अब a³ की वैल्यू क्या आएगी, 2³ का वैल्यू 8, 3³ का 9, 5³ का 25। हाँ सॉरी 27, 8, 27 एंड, हाँ अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये एक्चुअली इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये 5 की जगह पर 8 होना चाहिए। ये ऑप्शन इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये कभी कभी होता है इसमें। यार रेंज क्या होते हैं, जब आप एक रिलेशन बनाते हो a to b, तो मैंने क्या बोला था कि जो इमेजेस का सेट होता है वही तो रेंज होता है। फंक्शन में भी वही रेंज होता है, इसमें भी वही रेंज होता है। ये सब बेसिक चीज है यार, ये सब याद रखो। मतलब इसमें अब मैं डोमेन और रेंज पढ़ा करके 6 बार हो ही गया है कि ग्राफ में पढ़ा रहा हूं, फिर डोमेन रेंज बताता हूं, फिर ग्राफ पढ़ाता हूं, फिर डोमेन रेंज बताता हूं, और पता नहीं कितनी बार वीडियो लेक्चर बन चुका है इस पे। इसको सबको याद रखो। ओके, नेक्स्ट इज, ये देखो मैंने बताया कि ये फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे किसी को याद है इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताओ। हाँ, इसको y लिखो, ऐसा आ गया। इनवर्स फंक्शन के लिए x और y को इंटरचेंज कर दो और फिर y का वैल्यू निकाल लो, याद रखना। और इनवर्स फंक्शन आपको क्या करना होता है, आपको x और y को इंटरचेंज कर देना। जब आप यहां पे इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा x और x की जगह पर आ जाएगा y। अब जब यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होगा, 2x - 5 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये है, वो बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला फंक्शन, और वो बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, लीनियर है, क्यूबिक है, रेसिप्रोकल है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। देखने में पावर 3 है, तो क्यूबिक होना चाहिए, लेकिन क्यूबिक है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से काफी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। अगर आप यहाँ पे a³ - b³ का भी फॉर्मूला लगा दो तो भी चलेगा, या फिर आप होल क्यूब और a - b होल क्यूब का फॉर्मूला भी ओपन करोगे तो भी चलेगा। किसी भी तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा a - b इंटू a², ये आ गया a² प्लस b², क्या आ गया b², और क्या आएगा प्लस ab, ये आएगा प्लस। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया। अब बाकी देखो आपको x² के 3 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, 3x² हो जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 2 डिग्री, और 2 डिग्री का जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। 2 डिग्री का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इज दैट क्लियर।
सिंपल है, ओपन करना है फॉर्मूला लगा करके, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहां पे देखो, n ऑफ a क्रॉस b इज 16। जल्दी जल्दी यार, तुम लोग क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो और कुछ नहीं कर। यहां पे लिखा हुआ n, n का मतलब क्या होता है, एलिमेंट, इसमें a क्रॉस b में। तो जब भी ऐसा पूछा जाता है ना कि n ऑफ a क्रॉस b, सॉरी, जब भी ऐसा पूछा जाता है ना आपसे कि n ऑफ a क्रॉस b, तो n ऑफ a क्रॉस b का मतलब क्या होता है कि na इंटू nb। मतलब a और b में जितने एलिमेंट होंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a इंटू बी के एलिमेंट मिलते हैं। अब a इंटू बी के उसने एलिमेंट दिए हुए हैं 16, a में कितने एलिमेंट है 4, तो अगर वो पूछ रहा है कि nb कितना होगा तो हम मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक घंटे का है ये। बहुत लोग यहाँ पे आ नहीं पाते, ये देख रहे हो लास्ट के 50 है, कुछ लोग पहले ही 150 में खेल रहे होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं एग्जाम के तो कहते हैं अरे यार मैं देख ही नहीं पाया आखिरी में क्वेश्चन क्या। हाँ जनरली ओके। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। क्यों आउट ऑफ सिलेबस है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये है ही नहीं, और बहुत से बोर्ड्स में ये नहीं होता है। ये कौन से बोर्ड में होता है? ये महाराष्ट्र बोर्ड में होता है। अब जो बंदा पेपर बना रहा होगा वो बेसिकली महाराष्ट्र से होगा, तो उसको ये याद आ गया। जबकि ये है किसका? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर कभी लिखा हुआ है, बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब इसका कंडीशन अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा कि ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइंस होंगी, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये ओरिजिन से ही पास कर। अगर हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, वैसे तो अगर हमें m1 m2 पता हो तो हम tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 लगा लेते हैं। लेकिन अगर इस केस में निकालना होगा तो आप क्या लगाओगे? tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, एक चीज और भी याद रखो, देखो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए ऑब्वियसली h स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ab के। और अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, फिलहाल इस केस में ऐसा नहीं है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? b का वैल्यू 3। अगर आप इधर देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि a 1 है, h 2 है, b, अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में डालूंगा तो 2 टाइम्स रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। अगर कभी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एंगल से रिलेटेड तो ये वाली चीज याद रखो, इससे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एच एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h को 4 से इक्वेट करो तो h का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके आपकी वॉइस बीच में बहुत मफल हो जा रही है यार, सबके साथ में ऐसा हो रहा है? इसी के साथ में हो रहा है ऐसा? हो रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अभी अगर दोबारा हो तो बोलना, मैं माइक चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड वाले ने किसी ने बनाया होगा तो उसने डाल दिया है। बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये भी 2 लाइन का ही क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट ये है, देखो यहां पे भी उसने वही किया, यहां पे भी सेम है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया और बोल रहा है कि दीस लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज व्हाट? अभी मैंने बताया a प्लस b क्या हो जाता है? 0।
जो ऊपर मैंने बताया था कि a प्लस बी 0 हो जाता है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है ये। मैथ के अभी तक तुम जितने क्वेश्चन देख रहे होगे शायद ही 2-3 क्वेश्चन होंगे जिनमें 1 मिनट का टाइम लग रहा है, बाकी सब 10 सेकंड के अंदर खत्म हो रहे हैं, सब फॉर्मूला बेस। हाँ लेकिन एक चीज और याद रखो कि हर बार पेपर इतना इजी आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या करते हैं, कभी मैथ का पेपर इजी डाला तो कभी फिजिक्स का डाला तो कभी एप्टीट्यूड इजी डाला, इस तरीके से पेपर इजी डालते हैं। तो हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि मैथ्स का भी इजी हो सकता है। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि मैथ्स का डिफिकल्ट होता है, हम उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन मैथ्स का काफी इजी हो सकता है जैसा कि यहां पे दिख रहा है। नाउ ये है फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब अगर आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना है तो मैंने बताया था कि सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ऑब्वियसली आपको पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेंटर चाहिए। सेंटर होता क्या है, अगर इस सर्कल की बात करें तो सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो काम कर सकते हो, जिसने भी अभी तक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वॉशरूम में जाओ, थोड़ा सा पानी लो हाथ में और डूबने की कोशिश करो चुल्लू भर पानी में, तो शर्म वरम होगी तो डेफिनेटली डूब जाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बताकर अब यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बाद। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 2g का वैल्यू क्या आ रहा है -2/3, तो g का वैल्यू क्या आएगा -1/3। यहां पे रखोगे तो क्या आएगा 1/3, माइनस जी का वैल्यू 1/3। इसको कंपेयर करोगे 2 के साथ में तो f का वैल्यू क्या आएगा 1, माइनस f रखोगे तो -1, खत्म। दिस इज द आंसर। फॉर्मूला पता है, आंसर पता है, फॉर्मूला नहीं पता बैठे रहो टाइम पास करते रहो। समझ में आ रहा है? ओके अब देखो ये इस क्वेश्चन को देखो, केवल देखो इस क्वेश्चन को, आंसर देखो इसका। इफ 2 और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर तो कॉन्सेंट्रिक, खत्म। स्पॉन्सरशिप में भी आते हैं कभी कभी। स्पॉन्सरशिप में तो जनरली क्या होता है कि तुम्हें पेपर ही मिल जाता है पूरा का पूरा। यार देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा उसमें भी तुम्हारा कोई लॉस नहीं है। अगर खतरनाक पेपर है और तुम पढ़ के गए हो तो तुम तो फिर भी कुछ कर पाओगे, जो नहीं पढ़ के गया वो तो वैसे ही बर्बाद है, वो वैसे ही बर्बाद होने वाला है वहां पे। तो जिन लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होती है ना कि पेपर इतना इजी आ रहा है या पेपर इतना डिफिकल्ट आ रहा है, इससे कोई बदलाव आने वाला है, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब पेपर इजी होने से क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाता है, पेपर डिफिकल्ट होने से कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाता है। जो पढ़ करके जा रहा है उसके लिए इजी और डिफिकल्ट दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं पढ़ के जा रहा है उसके लिए चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, दोनों में ही प्रॉब्लम। और एक चीज याद रखो, जनरल जो एग्जाम होते हैं जैसे जेई का एग्जाम है, क्लैट का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, उसमें 70 से 80% जनता एग्जाम के बाहर निकल करके कोई ना कोई रोना रो ही रही होगी। इस बार नेगेटिव मार्किंग आ गई, इस बार पेपर का पैटर्न बदल गया, इस बार डिफिकल्ट पेपर आ गया, इस बार ऐसा हो गया, इस बार, ये 80% जनता का काम है। जो 20% होते हैं वो माइंड मेकअप करके जाते हैं कि पेपर में कुछ भी हो सकता है, पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, पेपर इजी हो सकता है, पैटर्न बदल सकता है, नेगेटिव मार्किंग बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना ये माइंडसेट लेकर के कि पेपर में कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे क्या होगा कि पेपर में अगर कुछ भी हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या सोच रहे होगे, तो मुझे तो पहले से ही पता था, और बाकी क्या सोच रहे होंगे, शिट यार पेपर पैटर्न बदल गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, वो बाहर जाकर के रोएंगे ही रोएंगे। हाँ आखिरी में हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, नहीं कर, बंद कर दो। द इक्वेशन दिस, ये वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, बस मुझे बता दो, ये वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। इलिप्स, सर्कल होता तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता, यहां पे सर्कल हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है।
और इलिप्स क्यों हो सकता है? देखो इलिप्स होने मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर का टर्म है, वाई का टर्म है, उसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग, या एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन समथिंग, प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन समथिंग। ये इक्वेशन किसकी होती है? इलिप्स की। पैराबोला नहीं हो सकता यहाँ पे, हाइपरबोला हो सकता था अगर यहाँ बीच में माइनस साइन होता। अगर बीच में माइनस साइन होता तो हाइपरबोला हो सकता था। पैराबोला कब हो सकता था? अगर ऐसा आता कि वाई स्क्वायर का टर्म होता लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं होता, या एक्स स्क्वायर का टर्म होता लेकिन वाई स्क्वायर का नहीं होता। और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही है तो फिर एक्स वाई का टर्म भी होना चाहिए वहां पे। कोफिशिएंट अलग अलग, साथ में पॉजिटिव साइन। कोफिशिएंट अलग अलग, बीच में नेगेटिव साइन अगर होगा, एक्स वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है, नहीं हाइपरबोला। और अगर पैराबोला होगा तो एक का स्क्वायर होगा, दूसरे का नहीं होगा, ये होगा। यहीं से समझ में आ जाता है कि ये इलिप्स है, इस पे अपने को दिमाग ही नहीं लगाना, खत्म क्वेश्चन। नाउ देयर आर 3 coins and these coins are tossed, then the probability of getting at least 2 heads। अगर आपने, कहां थे जनाब? आइए आइए, तो मेरी गलती है, तो लगाया नहीं मैंने जाकर के हॉस्टल में। सफलता हाथ में आ रही होगी, सो जाना वहीं पे जाकर के। नहीं नहीं, अंदर जाओ, तेजी से निकलो। There are 3 coins which are tossed in the probability of getting at least 2 heads। अब अगर 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो आउटकम कितने आएंगे टोटल? 8। 7 कैसे आएगा यार? 8 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे ना, हाँ तो 8 आ गया। टोटल आउटकम कितने हो गए? 8। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 8। अब फेवरेबल आउटकम देखना है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, फेवरेबल आउटकम देखना है। देखो वो क्या बोल रहा है कि हमें कितने कितने बात नहीं है, कितने हेड चाहिए? कम से कम 2। तो कम से कम 2 का मतलब हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि हेड हेड टेल, या फिर आ जाए हेड टेल हेड, या फिर आ जाए टेल हेड हेड। ये तो 2 के हो गए। या फिर क्या आ जाए? हेड हेड हेड। यही तो हुए फेवरेबल। फेवरेबल कितने हुए? 4। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 4/8 कितना हो जाएगा? 1/, खत्म। क्लियर? What is the probability of a certain event? 1। certain event को हम लोग श्योर इवेंट भी बोलते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। What will be the probability of losing a game if the winning probability is 0.11? 1 minus 0.11, हाँ? समझ में आ रहा है? ये पेपर देख रहे हो कितना डिफिकल्ट पेपर है, एकदम जान ही निकली जा रही है। अब जैसे ये है द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, ये अपने सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो अब तुम इसको याद रख सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का नहीं है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें वो चीज दिमाग में रखनी चाहिए ताकि हम आईएमयू को ये चीज मेल कर सकें बाद में। अभी जैसे ये पेपर मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको 1-2 साल पुराना वाला पेपर भी जब दिखाऊंगा ना, तो आपको दिखेंगे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो उन्होंने गलत ही कर रखे हैं। तब कोई ये काम करता नहीं था, ठीक है। तब तो और कम बच्चे हुआ करते थे और बेचारे और वीक भी हुआ करते थे, उनको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था। अब तो लोग कॉन्फिडेंस कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हमने सही किया होगा और उधर गलत हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एक ये है बेटा, उसका आंसर ये है ना, ऑप्शन डी देखो, बेल शेप। कैसे हुआ होगा ना, ये तो बस पूछ रहा है। और ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाते हो उसमें बताया जाता है कि नॉर्मल कर्व का शेप क्या होता है, तो उसको करने का कोई सेंस थोड़ी ना है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये मैंने क्लास में करवाया था, मैंने बोला था P and Q and N are the probability of success and probability of failure। ये है probability of success, P जो है that is probability of success,
Q is the probability of failure. Probability of success is P, probability of failure is Q, and total number of trials कितने हैं? Total number of trials है। तो यहां पे मैंने तुम्हें एक दो फॉर्मूले बता दिए थे कि यहां पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है np q। और वो आपसे क्या पूछ रहा है? वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब मतलब इससे बर्बाद क्वेश्चन में नहीं समझता कि और क्या हो सकता है उसको, बल्कि कुछ ऐसा कर देना चाहिए था कि केवल एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देता और ट्रायल देता और फिर कुछ पूछ लेता, तो थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती। क्योंकि वो पी देता तो क्यू आपको निकालना पड़ता 1 माइनस पी करके, फिर आप n इंटू पी इंटू क्यू करते, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला उसने पूछ लिया है। ओके, नाउ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास में करवाया था, सॉरी। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखा हुआ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहां पे क्या लिखा है? k इंटू वाई डबल डैश। क्या आएगा इसका ऑर्डर एंड डिग्री? तो 2 है, और डिग्री भी 2 है। यहां पे जो पावर है वो देख रहे हो फ्रैक्शनल है, उस पावर को फ्रैक्शनल को हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा होल पावर 3, और इधर स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा k स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द सिस्टम, दैट इज 2, और उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्री। तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज। दैट क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने बोला था ना कि ऐसे ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या डिग्री 4 क्यों होगा भाई? उसका मतलब है कि तो 4 हो जाता अगर जो पावर होगी वाई, नहीं वाई डैश के ऊपर कुछ भी होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वाई डबल डैश के ऊपर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म पे जो पावर प्रेजेंट होती है वो होती है डिग्री। तो अगर यहां पे पावर 2 है तो आप डिग्री बोलोगे 2, यहां पे पावर 1 है तो आप डिग्री बोलोगे 1, और अगर यहां पे 4 होगी तो आप बोलोगे 4, जो भी होगा वो बोलोगे। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, यस आंसर बी है। ये मैंने क्लास में करके बताया था, एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे पहली वाली इक्वेशन ही आने लगेगी, खत्म हो गया, वहीं से ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसका आंसर बी आएगा। आपको क्या करना है? 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि 2 वेरिएबल है यहाँ पे, 2 ए और बी, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्या अब ब्रेक होने लगा। कपिल को बुला, कपिल इसका माइक चेंज। नहीं इसलिए नहीं किया कि आंसर में 2 है, इसलिए किया क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। आंसर से हमें वो कुछ नहीं लेना देना अभी फिलहाल। आंसर तो तब आएगा ना जब आपको पता हो। अगर यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता और यहाँ पे उसने आंसर 2 और 1 में भी दिए होते तो आपको क्या करना पड़ता? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, अभी आवाज क्लियर आनी चाहिए, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है, हमेशा याद रखो। ये देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या लिखा है, dx ऑफ दिस। पहले तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इस अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा? तो आपके पास आएगा 4 टाइम्स dy/dx का होल क्यूब इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? y डबल डैश 0। अब अगर हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है? वो ये है।
इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 1, तो इनका सम क्या होगा 3। कॉम्प्लिकेशन के नाम पे उसने बस इतना दिया है कि उसने डिफरेंशिएट करने के लिए, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? जैसे हमने इसको सॉल्व किया, 2-3 क्वेश्चन एक ही लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सब फ्रंट पे ही कराने और बड़े साइज में कराने। यस, इससे बड़ा हो सकता है तो भी। हाँ भाई dy बाई dx का डिफरेंशिएशन तो d2y बाई dx2 होगा ना। क्लियर है ये? सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर 174, देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो पिछले साल यहां तक। अब देखो इसको देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 3। यार एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब आपका इंटरवल क्या है 1 से लेकर के 3। पहली बात तो आप यहां पे निकालोगे f1, क्योंकि हमें एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है, तो f1 निकालोगे तो इट विल बी 2 - 3 + 1 दैट 0। दूसरा आप क्या निकालोगे, दूसरा आप निकालोगे कि f3, तो f3 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 इज 18, 3 इंटू 3 तो ये क्या आ जाएगा 10। f1 और f3 तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके बीच में कोई लोकल मैक्सिमा भी है क्या, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, वैसे अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये जो कर्व है ये कैसा है, ये है क्वाड्रेटिक, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। सपोज करो हमने ऐसा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बना लिया। अब अगर इसमें 1 और 3 के बीच में कुछ आएगा भी तो क्या आएगा, मिनिमा ही तो आएगा, मैक्सिमा तो नहीं आ सकता। अगर आया भी तो 1 यहां पे है, 3 यहां पे है, इनके वैल्यूज हमें पता है। बाई चांस अगर इनके बीच में कुछ आ भी रहा होगा तो मिनिमा ही आ रहा होगा, मैक्सिमा तो नहीं आ रहा होगा। तो ये तो यहीं से ही पता चल गया कि वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 10। लेकिन अगर आपको ये चेक करना, सपोज करो मैक्सिमा की जगह मिनिमा भी पूछ ले, तो आप क्या करते, मैंने क्या बताया था मैक्सिमा मिनिमा के लिए कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा f' x कितना आ जाएगा 4x - 3। फिर मैंने क्या बोला कि इसको 0 से इक्वेट करो, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3/4। ध्यान से देखो 3/4 जो है 1 और 3 के बीच में आ भी नहीं रहा, वो तो 1 के पहले ही आ रहा है। मतलब अगर 1 और 3 के बीच की बात करी जा रही है, तो ये जो पॉइंट मैंने ग्राफ बना दिया है ये बनेगा ही नहीं। इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा कि 1 के पहले ही इसका कहीं पे मिनिमा आ चुका है, यहीं कहीं आ चुका है। ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, और 1 इधर होगा 3 इधर होगा, तो 1 पे अपनी कुछ वैल्यू आ रही है और 3 पे अपनी, तो उन्हीं दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो ओके। हाँ तो वो तो पॉजिटिव आ रहा है ना, मिनिमा ही होगा, लोकल मिनिमा ही होगा, और वो ऑब्वियस भी है ना इस पॉइंट पे। यही तो आया पॉइंट जिसमें मिनिमा मिलना चाहिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल, और ये अपने इंटरवल में नहीं, इसलिए भी तो वही बोल रहा था उसने। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद उसने बताया कि 4 आएगा, तेरे बगल में ही बैठा ना ये, और ये पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 3/4 को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। बट आपसे वो मिनिमम पूछ ही नहीं रहा, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो मैंने किया, यहां अगर वो हमसे पूछ रहा होता कि मिनिमा क्या है, तो जरूर एक बार करना पड़ता कि एब्सोल्यूट मिनिमा का क्या है। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें देखना पड़ता कि भाई ये देखो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है,
चलो एफ डैश एक्स करके देखते हैं। जैसे एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आया 3/4। 3/4 इस इंटरवल में लाई कर ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो 1 पे वैल्यू आ रही है वही मिनिमम है और जो 3 पे आ रही है वो मैक्सिमम है। खत्म बात, इस पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं है वहां पे, इसको का मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर ये 1 और 3 के बीच में आ रहा होता, जैसे 3/2 आ रहा होता, 2 आ रहा होता, तो अपने को सोचना पड़ता, फिर हम वैल्यू डालते और चेक करते कि कौन सा मिनिमम। बट फिलहाल ये वहां पे बीच में आ ही नहीं रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि 1 और 3 के बीच में लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, ये है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, ये। खत्म। टॉमिन अपना माइक म्यूट कर लो यार। क्लियर है ये? कोई डाउट है किसी को इसमें? हम लोगों ने जिस दिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया था, मैंने इस तरीके के कई क्वेश्चन इसीलिए करवाए थे कि बाई चांस थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप ये देख रहे होगे कि क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं और जो IMU CET में क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें काफी डिफरेंस है, या जो अभी हम लोग टेस्ट लिख रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें भी काफी डिफरेंस है। अपने टेस्ट के क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लेवल पे है। वो मैं इसलिए भी रख रहा हूं क्योंकि अगर आप वो ढंग से कर पाओगे और बेसिक ये चीजें याद कर पाओगे, तो अगर आप एग्जाम में अभी 100 स्कोर कर पा रहे हो तो वहां पे आराम से 130 स्कोर करो। इज दैट क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? प्रॉपर्टी है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा गलत है। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 177, cos inverse of cos 7 pi/6, pi/6 is not the right answer. भाई देखो, पहली बात तो ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, तो जब पाई के बाहर चला जाता है। हेलो, देख कैसे हो सकता, अभी आ रही है? ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक है। देखो क्या बी, अच्छा बी आंसर। हाँ, मैं बता रहा हूं बी कैसे आ रहा है। ये बोल रहा है बी आएगा, कैसे आ रहा है? जब मैंने बोला था कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इसको अलाइड एंगल से यूज करो। 7 pi/6 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई/6। नाउ कॉस इनवर्स यही पड़ा रहने दो, cos पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इज माइनस कॉस थीटा। cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये cos इनवर्स और cos है, इसको हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि pi/6 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस पाई/6, दैट इज व्हाट 5 पाई/। खत्म। क्लियर है? 0 से डोमेन के बीच में लाइन, 0 से पाई के बीच में लाइन करेगा तो कभी हटा सकते। यस यस यस। रेंज 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 देखो, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है वो है इनवर्स फंक्शन, उसका डिफाइन होना जरूरी है। अगर वो इनवर्स अंदर हुआ तो जब तक अंदर वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा बाहर वाला कहां से होगा? तो इसलिए जब वो अंदर होता है तो हमें डोमेन चेक करनी पड़ती है, और जब वो बाहर होता है तो हमें रेंज चेक करनी पड़ती है। क्लियर है? ओके, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/360 of a complete rotation clockwise is what? एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360 डिग्री निकालेंगे, 1/360 निकालेंगे तो 1 डिग्री आया। अब अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो -1 डिग्री आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब ये एक्चुअली क्या है, वो जो कमांड होती है ना, वो कमांड होती है कि -1 अगर हमें लिखना है तो -1 के ऊपर पावर लिखना होता है, तो कमांड डालनी पड़ती है। तो कमांड उन्होंने ऑप्शन में भी कमांड ही डाल दी है उन्होंने उठाकर। तो इसको तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा अगर आए तो तुम ये समझ लो कि -1 डिग्री है, तो नहीं, कुछ नहीं देंगे वो इसलिए कुछ नहीं देते हैं क्योंकि इस चीज के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करता। और पहली बात, यहाँ पे इतने सारे लोग भी नहीं है। जेई में ग्रेस मार्किंग या वो
जो भी मार्किंग तुम्हें मिल जाती है वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहां पे 10 लाख लोग हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो जेई के पीछे पढ़ने वाले 50 चैनल है और 10 लाख लोग भी हैं जो बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। यहाँ 13,000 लोग हैं जिनमें से 1300 को छोड़ करके बाकी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये गलत है या सही। वो तो ये देख करके ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया गया है। उनको ये क्लिक ही नहीं करेगा कि 1/360 ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज 1 डिग्री, और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो -1 डिग्री। मैक्सिमम लोगों को ये क्लिक ही नहीं करता। वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड जेई का क्वेश्चन आया है। देखो कमांड के साथ में अगर लिखा भी हुआ है तो तुम्हें कंफ्यूज होने की इसलिए भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे उसने कमांड के साथ लिखा, मैं फिलहाल ऑप्शन देख ही नहीं रहा हूं। मैं देखूंगा 1/360 ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, ये क्या होता है 1 डिग्री। और अगर हम क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या होगा -1 डिग्री। -1 डिग्री कैसे लिखते हो, -1 के ऊपर एक पावर लगा के 0 जैसा लिख देते हो, वही होता ना। अब यहां पे तुम अगर देखोगे तो -360 -9, ये तो ऑप्शन ही नहीं होने चाहिए। -1, अब ये कमांड पे इसने ऐसा 0 जैसा दिखा रखा है यानी ये -1 डिग्री है। बस इतना दिमाग आपको लगा। यार एक सेकेंड, क्या बोल, उसकी रैंक नहीं आई थी, उसकी रैंक नहीं आई थी। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, हेरॉन्स फॉर्मूला वैल्यू क्या आएगी डेल्टा स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन देखो, f' अपॉन fx, अभी करवा रहा था ना कुछ दिन पहले क्वेश्चन। ये क्या है f' अपॉन fx, बताओ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन ही होता है यार। इसका इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ x पावर हाफ, ये लिखा है x पावर, करके दिखाओ जरा जल्दी से करके बताओ मुझे, फटाफट फटाफट। p, इसने बोला है b, b b b नहीं है, b ऑप्शन करेक्ट है, b नहीं है। 1/√x का तो 2√x आ जाएगा, और इसका अगर तुम पॉक करोगे तो x पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, 3 कैंसिल होगा तो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। और ये सीधा सीधा x पावर n का फॉर्मूला है। अगर आप देख रहे हो यहां पे ध्यान से, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, x पावर n का फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला, ये वही है और कुछ नहीं है। अब देखो कई लोग ये बोलते हैं सर आपने एरिया अंडर द कर्व नहीं पढ़ाया था, वहां पे एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन। ठीक है, जरा ध्यान से देखना है एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन। तो तुम्हें लगेगा कि सर आप मत ही पढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको देखना, इसमें क्या होगा, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। 3 लाइन दे रखी हैं, एक है x = 1 और एक है x = 3 और एक है x एक्सिस। बस यही एक लाइन है जो अजीब सी दे रखी है, ऐसे ही है ना। देखते हैं जरा इस लाइन को देखते हैं। ये है 3x - 2y + 6 = 0। फिर एक लाइन है x = 1, फिर एक लाइन है x = और एक लाइन है x एक्सिस। ये 4 है। जरा डायग्राम बना के देखते हैं। अगर आप इसका डायग्राम बना करके देखोगे तो x = 1 वाली लाइन यहां पे होगी, x = 1 वाली लाइन ये बन गई, x = 3 वाली लाइन ये बन गई, x एक्सिस ये बन गई। अब ये जो लाइन है ये कोई पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी। क्लियरली पता चल रहा है पॉजिटिव स्लोप की लाइन, क्योंकि स्लोप निकालोगे तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y आता है। अब ये लाइन सपोज करो कि कुछ ऐसी जा रही है, आपसे पूछ रहा है कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, कह रही है तो ट्रेपेजियम है। क्या है ये, ट्रेपेजियम। ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन है इस लाइन की। अब हम मान लेते हैं कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट। ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कौन सी है, एडी एंड बीसी। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है 2। अगर ये लेंथ मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ये पॉइंट डी कैसे मिलेगा, अगर इस लाइन को x = 1 के साथ, क्योंकि ये वाली लाइन कहती है x = 1, अगर उसके साथ सॉल्व कर दिया जाए। अब सोचो
x इक्वल टू 1 यहां पे डालो तो क्या आएगा 3 माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। तो y का वैल्यू क्या आएगा 9/, तो ये वाली लेंथ, ये वाला पॉइंट क्या होगा 1,9/2, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी आ गई 2। अब अगर मुझे ये निकालना होगा ये वाली लेंथ तो मैं क्या करूंगा x इक्वल टू 3 डालूंगा वहां पे, तो क्या आएगा 9 माइनस 2y प्लस 6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/2। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 15/2। अब आप जब एरिया निकालोगे तो क्या होगा, एरिया विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 15 प्लस 9 24/2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2 और 2 कैंसिल और ये आया। अब मुझे बताओ हाँ वो भी कर सकते हो। अगर अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स के टर्म में लिख दे, ठीक है, अगर हम y इक्वल टू एक्स के टर्म में लिख दें तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि 2y इक्वल टू 3x प्लस 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा 3/2x प्लस 3। अब अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है तो आप क्या बोलोगे, एरिया विल बी व्हाट 1 से लेकर के 3/2x प्लस 3 dx। आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। वहां से नहीं करना है यहां से कर लो, जहां से तुम्हारा मन करे वहां से कर लो यार। यहां पे अगर लाइन नहीं दी होती ना, अगर कोई कर्व दिया होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि यहां से जाओ, लाइन दी हुई थी तो वो भी डिफिकल्ट नहीं है, वो तो तुम्हें वैसे ही दिख रहा है कि ट्रेपीजियम बन रहा है। अगर यहाँ पे कोई कर्व दिया होता ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तब मैं बोलता कि हाँ ठीक है वो y dx वाला फॉर्मूला यूज कर लो। वैसे मैं कराऊंगा एरिया अंडर द कर्व, तो अभी मैं कराऊंगा ही कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं? गुड, नाउ मूविंग ऑन। अब देखो मैं बोल रहा था ना कि एक बार उन्होंने जेई का क्वेश्चन दे दिया था, ये है वो जेई का क्वेश्चन। रिडक्शन फॉर्मूला बोर्ड के सिलेबस में नहीं, ये जेई के सिलेबस में आता है रिडक्शन फॉर्मूला, और इन्होंने उठा करके क्या किया, रिडक्शन फॉर्मूला ही दे दिया। ये सॉल्व करने का एक काफी बड़ा तरीका होता है जिसमें हम लोग आइलेट यूज करते हैं, फंक्शन को ब्रेक करते हैं, तब जाकर के हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए जेई का, तो यहां पे n का वैल्यू डालो और ऑप्शन में से चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन से वैल्यू करेक्ट आ रही है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे, चलो वो तुम्हें वो भी बता देता हूं। आइलेट अगर तुम लगाओगे तो कैसे होगा, और उसके बाद अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, दोनों ही चीजें बता देता हूं, ठीक है, तो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। हम यहां पे लिखेंगे आई एन इक्वल टू साइन पावर एन एक्स डी एक्स। आइलेट लगाने के लिए मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा साइन पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन,
बेटा अगर 1 करोगे तो x आ जाएगा ना, कहीं ऑप्शन में x दिख रहा है? और आई एन माइनस टू का मतलब क्या है कि साइन के ऊपर पावर क्या नहीं चाहिए, n माइनस टू। आई एन का मतलब क्या है, साइन के ऊपर पावर क्या है, n। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे जाकर के तो ये आता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इसका डिफरेंशिएशन। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा ये साइन पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा। होल इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। अब इसके बाद जब हम फर्दर जा रहे होंगे तो मुझे मिलेगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पावर n माइनस वन एक्स। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, n माइनस वन, फिर इधर आएगा साइन पावर n माइनस टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे, फिर आई एन बनाएंगे, वहां लेके जाएंगे और इसके बाद ये पूरा सॉल्व होगा। तो देखो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तुमसे ना हो पाएगा ये तो श्योर है। तुम यहाँ पे क्लियर, यहाँ मैं लिटरली बता रहा हूँ कि तुम जितना मैंने यहाँ पे बता दिया है इतना भी सोचने में टाइम लगेगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा वहां पे। यस अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू पुट करो, उसका क्या मतलब है, देखो अब उसका क्या मतलब है। आप यहाँ पे डाल दो एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू क्या डाल दो यहाँ पे 2, तो I2 आपके पास क्या आ जाएगा, I2 जो आ रहा है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सबको करना आता है, मैंने क्लास में बताया था, अगर अभी भी नहीं आता तो फिर रहने दो। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2dx। तो जब आप इसको करोगे तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा x/2, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2x, बाई 2 ऑलरेडी था और एक 2x का भी 2 आएगा प्लस c। ये आंसर आ रहा है, क्लियर है। अब ये चेक करोगे कौन से वाले ऑप्शन से हमें मिलता है, ये जो है हमें कौन से वाले ऑप्शन से मिल सकता है। अब जैसे सपोज करो ये करेक्ट ऑप्शन डी, मैं यही चेक करता हूं। अगर डी ऑप्शन में मैं एन का वैल्यू 2 डालूं, ध्यान से देखना क्या आएगा, यहां पे आएगा माइनस 1/2 साइन 2 पावर 1, 2 माइनस 1 तो ये जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 माइनस 1 यानी हाफ, 2 माइनस 1 अपॉन 2 ये आ रहा होगा हाफ। आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू का मतलब क्या हो गया, ये तो आई टू माइनस टू दैट इज 0 हो गया। आई 0, अगर आप यहां से आई 0 निकालते हो तो देखो आई 0 का वैल्यू क्या आ रहा होगा, ये तो सीधा सीधा dx आ रहा होगा। आई 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, वन ले लेते तो यहाँ पे आई माइनस 1 आ रहा होता, इजी नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने n इक्वल टू 2 लिया है। अच्छा 1 माइनस 1, हाँ फिर भी ठीक है, चलो वो भी चेक कर सकते हो, चलेगा। 2 डाल दो, 1 बेसिकली वो वाली वैल्यू डाल दो जो आसान वैल्यू है, जो आपको करनी आती है। तो वहां से ये वाला क्वेश्चन, वैसे अगर देखा जाए तो मैं फर्स्ट टाइम में तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दूंगा, मैं तो सेकंड टाइम में जब ट्राई करने आऊंगा तब जाकर के यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए रिडक्शन फॉर्मूला टाइप का, उसको उससे करने का मतलब ही नहीं है, उसको कैसे करोगे, वैल्यूज पुट करके करो। क्लियर, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी नंबर 5, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी बताई थी, 0 होता, अगर ऑड बोलता तो 0 होता। इसका जनरल आंसर क्या आता था, वो आता था 0 टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। इवन के लिए 2 टाइम्स हो जाता है, ऑड के लिए ये 0 हो जाता है, खत्म। अरे ये देखो, वो मत देखो, ये देखो रिस्पॉन्स में उसने 4i डाला है, जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं मैक्सिमम लोग इसका 4i लिख देते हैं, जबकि आंसर है 4, यानी जो i का कोफिशिएंट है वो होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, कम से कम 6-7 मिनट तो उस पर लगेंगे ही तुम्हें। फिर उसके बाद ये, अच्छा इसमें क्वेश्चन देखो, उसमें उसने गलती क्या करी है, यहां पे i होना चाहिए था,
अगर आप यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करें, मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है जो एक्चुअली किसी ने ध्यान ही नहीं दी और ना किसी ने रिपोर्ट करी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब तुम उनके पीछे पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे समझो कि एक टेस्ट पेपर हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन गलत आए और उस 10 क्वेश्चन के हिसाब से रैंक बन गई, उसके हिसाब से कॉलेज भी दे दिए गए, और इसकी आरटीआई जब तुम डालते हो ना तो 1 महीने के बाद आता है ये पेपर निकल करके। अगर तुमने ये चीज कोर्ट में डाल दी ना तो आईएमयू वालों की बैंड बच जाएगी, उनको रिजल्ट कैंसिल करने पड़ जाएंगे, पूरे रिजल्ट कैंसिल करके दोबारा नए रिजल्ट बना करके और दोबारा काउंसलिंग करवानी पड़ जाएगी। लेकिन अपने यहाँ किसी के पास ऐसे गट्स होते हैं नहीं, वो सोचते हैं कि ठीक है यार 2 महीने खराब हो गए दिसंबर में, तो सिस्टम इसीलिए यहाँ पे ऐसा चल रहा है। हालांकि ये है कि इन्होंने काफी इंप्रूव कर लिया है, अगर हम लोग 2018-19 से कंपेयर करेंगे तो इस बार बहुत कम मिस्टेक है। 2019 वाला जो पेपर था उसमें तो मतलब पूछो ही मत क्या था, उसमें 200 क्वेश्चन में से कम 20 से 30 क्वेश्चन गलत थे, ये कंडीशन थी। बट फिलहाल ये है कि अगर आप ऐसा, अगर मैं बता रहा हूं कि अब लीगली अगर आप जाना चाहो तो आप क्या क्या कर सकते हो। एनीवे वहां तक जाने का तो मतलब नहीं है, अगर आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारे पास मार्क्स तो आ ही जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास नहीं आ रहे हैं या कोई ऐसा करना चाह रहा है तो लीगली कहां तक जा सकता है वो भी बता दें। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x+2 को 2 से इक्वेट करना है, y-3 को 5 से इक्वेट करना है, क्वेश्चन खत्म। मॉड्यूलस ऑफ 4+3i, क्वेश्चन नंबर 188, इवन नंबर है। देखो -1 +1 -1 +1 -1 +1 कब तक चल रहा है, जब तक लास्ट में +1 नहीं आ जाता, सब ऐड होकर के क्या हो जाएगा 0। ये i माइनस माइनस क्या, इवन नंबर की सीरीज नहीं है ये बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज है। हाँ इवन नंबर्स तो है टर्म, पावर ऑड में नहीं आ रही भाई, तो कौन सी दुनिया में, यहाँ कौन सी पावर ऑड में आ रही है, ऑड कहाँ है, कौन सी पावर ऑड है, 2n और n भी इवन है, तो ये ऑड कैसे हो गया, ये तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा ना। कोई ऑड पावर नहीं है यहाँ पे, ये है i -1 यानी i+1, i+1 का होल स्क्वायर करना है, तो i+1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, i² + 1 + 2i, i² और 1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 2i। हाँ लेकिन उसको कॉन्जुगेट निकालना है, 1 सेकंड यार लगी, 1 सेकंड, यहां पे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो आंसर क्या होगा, 2i का कॉन्जुगेट -2i। हाँ अभी बोलो लगी, क्या बोल रहे हो, नहीं डेफिनेटली वो 2n के बराबर नहीं। अरे यार तुम n का वैल्यू 2 डाल के देख लो ना, 2 टर्म्स की सीरीज बन जाएगी, सॉल्व कर लो, खत्म करो। वो बोल रहा है n इवन नंबर है, हाँ अगर n ऑड होता तो आंसर माइनस बनाता। जब ऐसा कंफ्यूजन हो रहा करे ना तो n का वैल्यू डाल के देख लिया करो, उसने बोला n इवन नंबर है तो तुम n का वैल्यू डालो, जब 2 डालोगे तो केवल यही 2 टर्म तो आ रहे होंगे, यहीं तक सीरीज आएगी। अगर ऑड बोल रहा था तो 3 डाल के 3 टर्म की सीरीज बना लेते, अब चेक कर लेते अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तब तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर n इवन है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 का मल्टीपल होगा, और अगर ये 4 का मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू क्या आ रही होगी, +1। अब सीरीज देखो -1 +1 -1 +1 -1 कब तक जा रहा है, कहीं ना कहीं +1 तक ही जा रही है, तो सारे टर्म अपने आप कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके अब देखो इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये 190 191 ये क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग के। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में तुम लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हो, और मैं बोल भी रहा था कि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है देख लेता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, और जनरली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी,
लीनियर प्रोग्रामिंग में, हाँ मैथमेटिक्स में कई सारी चीजें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट हुई। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ना साइकोलॉजी की फील्ड में, वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुए। मैथ्स में जो डेवलपमेंट हुआ वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के डेवलप हुए। हाँ? बोलती क्यों जब कुछ नहीं करना होता आसमान। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे होता है जैसे सपोज करो कि कोई बिजनेसमैन है और ये सबके लिए काम कर रहा होगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। अब जो बिजनेसमैन है उसके पास सपोज करो 2 फैक्ट्री है और वहां पे कुछ कुछ सामान बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे कर लेते हैं जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है पुणे में, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं 2 तरीके के कोर्सेस चाहता हूं, एक है IMUCT और एक है 11th-12th। और हमारे पास जो कैपेसिटी है टीचर की, वो इस सेंटर पे 200 बच्चों को पढ़ा सकती है और उस सेंटर पे 150, ऐसा मान लिया। अब इस सेंटर पे IMUCT की फीस हम लेते हैं मान लो 50,000 और बोर्ड वालों की फीस लेते हैं 80,000। तो अब बात ये आती है कि अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो कितने बच्चे बोर्ड के होने चाहिए और कितने IMUCT के होने चाहिए, जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या है? बात ये होगी कि एक तो होगा कोई चीज जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज का मतलब या तो उसको मैक्सिमाइज करना होगा या उसको मिनिमाइज करना होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। जैसे कि कोई एक बंदा है जो जिम करता है, उसके पास 2 डाइट प्लान है, उसको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है। तो वो बोलेगा कि हम यहां से इतना लेंगे, वहां से उतना लेंगे और कैसे भी करके हमें अपने खर्चे को मिनिमाइज करना है, खर्चे को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो जो फंक्शन होता है ना जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जिसको भी आपको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। पहली डेफिनेशन तो ये होगी कि जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग करने जाओगे आपको वहां पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको आपको या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब क्या हो गया, हम उसको ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था वो एग्जांपल देखते हैं, चलो उस एग्जांपल से काफी कुछ समझ में। एक सेंटर है गुड़गांव में और एक है पुणे, ठीक है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की और यहां मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि 2 कोर्सेज चल सकते हैं। एक चल सकता है IMUCT का और एक चल सकता है बोर्ड। वही 2 कोर्सेज यहां पे भी चलेंगे, एक चलेगा IMUCT का और एक चलेगा, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा कि IMUCT की फीस है 50,000 और बोर्ड की है 70,000। IMUCT की 50,000 एंड बोर्ड की है 70,000। तो मैं बोलूंगा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम। मैं कितने स्टूडेंट लूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया है? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो जब अपने पास बोर्ड में आता है ना तो इस तरीके का पूरा क्वेश्चन बना करके देता है, इतना ही बड़ा। तो जब इतना बड़ा क्वेश्चन वो बना करके देता है तो इसमें क्या होता है कि हमें ये मानना होता है कि चलो यहां पे अगर हम x बच्चे लेंगे तो ये 100 माइनस x करके अपने पास आ जाएगा, यहां पे y लेंगे तो 100 माइनस y करके आ जाएगा, ठीक है ना। या अगर आप यहाँ पे xy लोगे तो xy का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 100। इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। कि अगर हमने इतने बच्चे इसके लिए तो अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका फिलहाल तो प्रॉफिट। और अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन में जाओगे तो जो भी ऑप्टिमाइज करना है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि मैंने x लिया IMUCT के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 माइनस x किसके लिए हो जाएंगे, y लिया IMUCT के लिए। तो ये जो x और y है ये क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स। ये क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अब
कंस्ट्रेंट आपने ले लिए, कंस्ट्रेंट लेने के अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। कैसे इक्वेशन बनाओगे आप, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन मतलब जो वो बनना होगा वो 50 इंटू एक्स एंड ये 70 इंटू 100 माइनस एक्स, क्वांटिटी है। एक्स स्टूडेंट अगर IMUCT के लिए आ रहे हैं तो 100 माइनस एक्स इसके लिए आ जाएंगे, इसके लिए आ जाएंगे, ऐसे करके। तो ये जो हम लोग लाइन ये जो बनाएंगे, इससे क्या होता है, इससे एक रीजन बनता है इस तरीके का कि x पॉजिटिव है तो ये वाली लाइन आ गई, y पॉजिटिव है तो ये वाली लाइन आ गई। कंस्ट्रेंट में एक रिलेशन बनेगा, कंस्ट्रेंट में रिलेशन बनेगा मतलब वो लाइंस बनेंगी, इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो सपोज एक लाइन ऐसी बन गई, दूसरी लाइन ऐसी बन गई, तो इन सब के बीच में जो कॉमन रीजन आ रहा होता है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन इन द सेट पॉइंट्स which satisfy objective function given constraint, all the given constraints is the correct answer। क्योंकि जितने भी constraints होंगे उन सारे constraints को satisfy करने के बाद जो रीजन बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, जो लाइंस फॉर्म होंगे वो constraint। क्या हाँ, नहीं, कॉर्नर पॉइंट को कंस्ट्रेंट नहीं बोलते, कॉर्नर पॉइंट से तो सॉल्यूशन आता है। जैसे ये कॉर्नर पॉइंट आया, ये कॉर्नर पॉइंट आया, ये कॉर्नर पॉइंट आया, ये सारे कॉर्नर पॉइंट जब आप यहां पे डालोगे तो उससे तो सॉल्यूशन आता है। ये जो लाइन बनी ना, जैसे अगर मैं सपोज करूं कि पुणे हटा देता, केवल गुड़गांव ही रखता, अब मैं बोलता ये x और ये y, तो हम बोलते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। फिर एक और कंस्ट्रेंट होता है कि दिस x प्लस दिस y इक्वल टू समथिंग। तो वो जो लाइंस बन रही हैं वो सारी की सारी क्या है, वो कंस्ट्रेंट में आती है। और उन सारे कंस्ट्रेंट से जो घिरा हुआ रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फीजिबल रीजन। और यहां पे जो ये पॉइंट्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन या तो मैक्सिमाइज होता है या फिर मिनिमाइज होता है। अब जब हम बोर्ड में क्वेश्चन करने जाते हैं तब तो हम सब बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, ये x और y नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है, फिर उसके बाद लाइंस बनेंगी, फिर ये बनाना होगा ग्राफ पे, फिर पॉइंट डालने होंगे और फिर चेक करना। बट अपने में उतनी कहानी नहीं आने वाली। अपने में क्या आएगा, ये बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन में क्या है, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। जो भी लाइंस बनेंगी वो क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो कि x और y के फॉर्म में आ रहे होंगे। उनसे घिरा हुआ जो रीजन बनेगा वो हो जाएगा फीजिबल रीजन। उस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे इन पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही हो। दैट क्लियर? तो अगर तुम देखोगे तो यहीं से ही अपने ये दोनों क्वेश्चन, केवल इतनी सी थ्योरी से ही ये क्वेश्चन अपने, तो उसके ऊपर ज्यादा अपने को नहीं। अब ये है, जैसे ये भी अपने सिलेबस का नहीं है, मोनोइड तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा मोनोइड क्या, ये अपने सिलेबस का नहीं है, सिलेबस। जैसे ये, अब इसमें भी इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, ये भी क्लियर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, और ग्रुप थ्योरी भी अपने सिलेबस में नहीं। अगर देखा जाए तो 50 में से 3 क्वेश्चन है जो अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये जरूर अपने सिलेबस में है। इफ ए बी सी आर इन एपी तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, खत्म, वो 2b स्क्वायर है। अब देखो, ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, 3 नंबर जो एपी में भी होंगे और जीपी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम। तो आप क्या बोल रहे हो, इक्वल टू बी इक्वल टू सी। लेकिन एपी और जीपी में तभी पॉसिबल है जब तीनों नंबर इक्वल हो, तभी एपी में आएंगे और जीपी में आएंगे। वो तुम क्या सोच के भी देख सकते हो, यहाँ पे ले लो कोई 3 नंबर 2 2 2, चेक करके देखो एपी की कंडीशन और जीपी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस। 196 क्वेश्चन, इफ 2 or more vectors having same initial point, किसी ने उसको कोलिनियर डाल रखा है शब्द, ए और बी दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी।
अब आप क्या करोगे, ए प्लस बी करो और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। भाई फिर मैं कुछ कर नहीं सकता यार, तुम लोगों को ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं माइक भी चेंज करके देख चुका हूं। अब अगर अभी भी आवाज कट रही है तो थोड़ी देर ऐसे ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक होगी ना? ठीक है। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 2a माइनस 3b। 2a माइनस 3b करो, आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज। वेक्टर 3D हम लोग पढ़ रहे थे शुरू शुरू में, मैंने बताया था। इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि 3a प्लस 4b प्लस 2c मस्ट बी जीरो। अब देखो एबीसी की कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन दिया है ना, तो वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, बॉक्स प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू, तो मैंने बताया था बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट बनेगी 1 1 1, आई जे के ना 0 1 1, ये 1 0, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं? निकाल लो जो भी आ रहा होगा आंसर। हाँ 1 ही आ रहा है वैसे तो, ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बेटा? वेक्टर का ही तो बॉक्स प्रोडक्ट होता है।